नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के आरोपों को भारत ने किया खारिज। उच्चायोग के अधिकारी को तलब कर लगाई फटकार। कहा, ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम। अपनी गारंटियों की जाल में फंसी कांग्रेस, भाजपा लगातार हमलावर। तो बीजेपी ने कहा, कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती लेकर आती है। वक्फ जमीन विवाद मामले में भारी विरोध के बीच बैकफुट पर आई कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। किसानों को दी गई नोटिस तुरंत वापस लेने का दिया निर्देश। महाराष्ट्र और झारखंड में गरमाई राजनीति। शायना एनसी पर विवादित टिप्पणी पर सांसद अरविंद सावंत ने मांगी माफी। उधर झारखंड में इंडी गठबंधन में कई सीटों पर दोस्ताना मुकाबला। रविवार को अमित शाह जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। अप्रवासी मजदूरों और सेना के जवानों पर हुए हमलों में शामिल आतंकी को किया ढेर। श्रीनगर के खडियार इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारा गया लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान। तो ये थी इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कनाडा की ओर से लगातार दिए जा रहे अनर्गल बयानों का भारत ने कड़ा जवाब दिया है। कनाडा के विदेश उपमंत्री डेविड मॉरिसन ने एक संसदीय पैनल में भारत के गृह मंत्री का नाम ले लिया। इस पर भारत ने कनाडा उच्चायोग के अफसर को तलब किया और गृह मंत्री का नाम लिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत की ओर से स्पष्ट कहा गया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडा जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत यह आरोप लगा रहा है। लगातार अनर्गल आरोप लगा रहे कनाडा को भारत ने एक बार फिर से सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों पर भारत ने न केवल सख्त प्रतिक्रिया दी बल्कि कड़ा एक्शन भी लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कनाडा के उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया और एक राजनयिक नोट सौंपा है। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति की कार्रवाई के संदर्भ में एक राजनयिक नोट सौंपा। नोट में कहा गया कि भारत सरकार उपमंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके और निराधार संदर्भों का कड़े शब्दों में विरोध करती है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह खुलासा हुआ कि कनाडा के उच्चाधिकारियों ने जानबूझकर भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आरोप लीक किए। ये केवल वर्तमान कनाडाई सरकार के राजनीतिक एजेंडे और व्यवहार पैटर्न के बारे में भारत सरकार के लंबे समय से चले आ रहे दृष्टिकोण की पुष्टि ही करता है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारे कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की तरफ से सूचित किया गया है कि वे ऑडियो और वीडियो निगरानी में हैं। उनके कम्युनिकेशंस को भी बाधित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर भी कनाडा सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से विरोध किया है। As we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions, by citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. कनाडा सरकार की नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 रिपोर्ट में भारत के बारे में की गई टिप्पणी पर भी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। ये भारत को एक तरीके से
फिर से अटैक करने की एक रणनीति है। पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई थी। हाल ही के दिनों में कनाडा ने भारत पर कुछ आरोप लगाए, जिसका भारत ने पुरजोर खंडन किया और कहा कि कनाडा ने इस बारे में कोई सबूत ही नहीं सौंपे। हाल ही में कनाडा की ओर से भारतीय राजनयिकों पर आरोप लगाए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया और कनाडा के राजदूत को तलब किया। कुछ ही घंटों बाद भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। भारत ने बार बार साफ किया है कि कनाडा अपने आरोपों पर कोई सबूत नहीं दे रहा। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब राजनीति के मैदान से एक बड़ी खबर। कांग्रेस की ओर से चुनावों में दी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत के बाद इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर अब बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावों में कांग्रेस की गारंटियों पर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत और फिर उस पर पीएम मोदी की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जहां जहां भी सत्ता में आती है, वहां की वित्तीय स्थिति के लिए चुनौती लेकर आती है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। दरअसल खड़गे के ट्वीट के बाद शुक्रवार शाम पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस बात को भली भांति समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना कठिन या असंभव है। अभियान दर अभियान वह लोगों से ऐसे वादे करते हैं जिन्हें वे भी जानते हैं कि वे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब वे लोगों के सामने बुरी तरह से बेनकाब हो गए हैं। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि वो पहले सच बोल रहे थे या बाद में। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो आज कांग्रेस पार्टी को प्रवचन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि युवाओं के सुझाव प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। अब मतलब ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, खड़गे जी अभी सच बोल रहे हैं, 24 घंटे पहले सच बोल रहे थे। मतलब तारीख बदली और तकरीर बदल गई है। बीजेपी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है, वहां की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। हिमाचल में तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरी दे सकें। ऐसी ही हालत कर्नाटक में है, जबकि पीएम मोदी ने जन धन खाता योजना, स्वच्छता अभियान, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बनाने सहित जितने भी वादे किए थे, उन सब को पूरा करके दिखाया है। बीजेपी की ओर से रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था, देश के आर्थिक विकास, ईपीएफओ के आंकड़े, देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, भारत पाकिस्तान सीमा एवं भारत चीन सीमा के हालात, दुनिया की महाशक्तियों के साथ भारत के संबंध, दुनिया के ताकतवर नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों सहित कई अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि पीएम मोदी ने देश को कांग्रेस राज की तरह कभी झुकने नहीं दिया, बल्कि हर जगह भारत का मान सम्मान बढ़ाया। कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पागलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है। कुल मिलाकर खड़गे के बयान से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर दिख रही है और मुफ्त की रेवड़ियों का कमाल फिर से सियासी घमासान का हथियार बन गया है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है दावों और वादों को लेकर के, लेकिन चुनावों में दी गई गारंटियां अब राज्य की जनता के लिए भारी पड़ रही हैं। फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार जो है
उसके ऊपर उसकी गारंटियों का मसला सियासी तौर पर तूल ले रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की जो हिमाचल और तेलंगाना सरकारें हैं वो भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालात के कारण अब बीजेपी के निशाने पर हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटियों का मसला लगातार सुर्खियों में है। हाल के दिनों में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह साफ हो चुका है कि इन गारंटियों की वजह से कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार का बजट बिगड़ चुका है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि पार्टी की गारंटियों की वजह से कर्नाटक की वित्तीय स्थिति मुश्किल में है। I do agree that there is a strain on the finances. Everybody agrees. But that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores, consciously. It's not just off the cuff, we have done it and, now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely, we continue to implement that. दरअसल ये पूरा मामला मल्लिकार्जुन खड़गे की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने अपने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि वही गारंटी दें जिसे पूरा किया जा सके। खड़गे की यह टिप्पणी कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार की चुनावी गारंटियों के संदर्भ में थी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटी दी थी। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटी पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% भाग है। बीजेपी इन गारंटियों को लेकर कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर राज्य को बदहाल करने का आरोप लगा रही है। The state finances are in doldrums. He has taken more than 1 lakh crore loans last year and this year also. So every year, if you take more than 1 lakh crore, the committed expenditure has crossed 100%. Committed expenditure has crossed 100%. That means there is no money for development. Therefore, a prudent finance management is necessary, and Siddaramaiya, because of his political ambition and compulsion, is not trying to see the truth. Mr. Bommai presented his last budget as Chief Minister. We had presented a revenue surplus budget. Today, Karnataka, under Siddaramaiya, and its mindless, irresponsible, populist economic model, is now a revenue deficit budget state, and in the last budget, the revenue deficit was more than 12,000 crores. फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की गारंटियों का मसला सियासी तौर पर तूल ले रहा है। कर्नाटक के साथ ही कांग्रेस की हिमाचल और तेलंगाना सरकार भी अपनी गारंटियों के चलते खराब वित्तीय हालात के कारण बीजेपी के निशाने पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक से ही एक और बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस अब रद्द करने के आदेश दे दिए हैं। सीएम ने राजस्व, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किसानों को नोटिस दिए जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की और इसे तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। बैठक में कहा गया कि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना दी जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि किसानों की जमीनों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। लेकिन भाजपा के नेता अमित मालवीय ने वक्फ के मनमाने रवैये पर कर्नाटक सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, कांग्रेस शासित कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा लूट और जमीन हड़पने का सिलसिला जारी है। विजयपुरा में किसानों की जमीन के बाद वक्फ बोर्ड अब पूरे कर्नाटक में कम से कम 53 ऐतिहासिक स्मारकों पर अपना दावा कर रहा है, जिनमें प्रसिद्ध गोल गुंबज, इब्राहिम रौजा, विजयपुरा में 12 कमान, बीदर और कलबुर्गी के किले शामिल हैं। इनमें से आदिल शाहीस की पूर्ववर्ती राजधानी विजयपुरा में 43 को पहले ही 2005 में वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिनमें से कई पर तो अतिक्रमण कर लिया गया है और अर्थहीन परिवर्तन किए गए हैं। पूरे राज्य पर वक्फ संपत्ति का दावा करने से पहले कर्नाटक को बचाएं। मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस और सिद्धारमैया इसे बेचना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज खबर। बागपत कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस नेता एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया है। प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने वीडियो का संज्ञान लेने के बाद जिलाध्यक्ष को उनके पद से हटा दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का वीडियो कल रात वायरल हुआ है।
गुराना रोड के रहने वाले यूनुस चौधरी 16 साल तक जिला अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वीडियो के सामने आने के बाद जिला अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं कि ये वीडियो उनका नहीं है और वीडियो को एडिट कर उन्हें फंसाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया है और एक पत्र भी जारी किया है। हालांकि युवती की ओर से अभी तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां खानियार में आतंकवादियों के खिलाफ चल रही मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, जिसकी पहचान उस्मान के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वो लश्कर का कमांडर था और 4 सुरक्षाकर्मी इस ऑपरेशन में घायल हुए हैं। खानियार में थांग मोहल्ले का एक कॉर्डन सर्च किया गया। जब कॉर्डन के दौरान जब हम लोग वहाँ पे सर्च और पार्टीज क्लोज थी, तो अंदर से फायर का जो है वॉली हमारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पे आया। तो उसके बाद एक ये ऑपरेशन शुरू हुआ। तो आज अर्ली मॉर्निंग से शाम तक ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। इसमें एक जो टेररिस्ट है वो सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो जिसकी तस्दीक उस्मान लश्करी इलियास छोटा वलीद के तौर पे एलईटी का कमांडर था, उस तौर पर हुई है। और इसमें सुरक्षा बलों के जो 4 जवान हैं उनको इंजरीज आई हैं। 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और 2 सीआरपी के जवान हैं। अब तक की ताज़ा 2 शिनाख्त और उसके हिसाब से ये फॉरेन मिलिटेंट, इसका जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उसकी तस्दीक हो रही है। और अब विधानसभा चुनावों की खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। राज्य में एक और शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत की अमर्यादित बयानबाजी पर बवाल है, तो दूसरी तरफ एनसीपी के दोनों धड़ों ने अलग अलग दिवाली पड़वा मनाकर अपने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उधर उत्तर महाराष्ट्र में कृषि मुद्दों के अलावा मराठा आरक्षण भी एक बड़ा एजेंडा दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के बाद जोर पकड़ते प्रचार के बीच नेताओं की बयानबाजी का मामला भी तूल पकड़ने लगा है। मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली है, लेकिन उनकी पार्टी के नेता संजय राउत को अब भी अरविंद सावंत के बयान में कोई अपमानजनक बात नहीं लगती। शायद यही कारण होगा कि शाइना एनसी ने आपत्तिजनक बयान पर माफी मांगे जाने को नाटक करार दिया है। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। अरविंद सावंत ने माफी मांगी 30 घंटे बाद, और संजय राउत ने बिल्कुल विपरीत कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और क्यों माफी मांगना चाहिए? संजय राउत ने कहा कि मैं इम्पोर्टेड। सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूंगी कि संजय राउत जी, आपको आपके फैक्ट्स नहीं पता है। 3 पीढ़ियों से हम दक्षिण मुंबई में रह के काम कर रहे हैं। मैंने इसका फोटोग्राफिक एविडेंस भी बताया है। मेरी ननिहाल है मदनपुरा नागपाड़ा में, जहां से मुंबादेवी क्षेत्र में लड़ रही हूं। और कहीं ना कहीं उबाटा सेना को क्लियर करना चाहिए कि उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है, माफी या नहीं माफी। और जो अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं, तो मुंबादेवी के हर एक महिला को माफी मांगे, वो ही बेहतर होगा। इस बीच एनसीपी के दोनों धड़ों का राजनीतिक मतभेद पहली बार पवार फैमिली के जरिए मनाए गए दिवाली पड़वा में साफ नजर आया। एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में अपने आवासों पर अलग अलग दिवाली पड़वा मनाकर एक दूसरे की आलोचना करते हुए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी सहित विभिन्न दलों के कई कार्यकर्ता एनसीपी अजित पवार में शामिल हो गए। उधर चुनावी रण में सभी पार्टियां उत्तर महाराष्ट्र पर कड़ी नजर रख रही हैं। माना जा रहा है कि कृषि मुद्दों के अलावा मराठा आरक्षण इस क्षेत्र में एजेंडे पर हावी रहेगा।
महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति एक एक कदम विधानसभा चुनाव में फूंक फूंक कर रख रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों पर वो पानी फेर सकें। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ मुकेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र चुनाव का मोटे तौर पर ये जायजा आपने देख लिया और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव की, जहां के लिए अब सभी 81 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण में 43 सीटों पर 683 उम्मीदवार और दूसरे चरण में कुल 528 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन ने राज्य में आपस में दोस्ताना मुकाबले की भी घोषणा की है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर जहां विवाद खड़ा हो गया, तो वहीं राज्य की खराब होती स्थिति के लिए भी हेमंत सोरेन सरकार विपक्ष के निशाने पर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अब सभी 81 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। पहले चरण के लिए जहां 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए 683 उम्मीदवार मैदान में हैं, वहीं 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में कुल 588 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस बीच सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन ने शनिवार को रांची में एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर आपस में दोस्ताना मुकाबले के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और सीपीआई-एमएल के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में राज्य में अवैध घुसपैठ के साथ महिलाओं और युवाओं से किए गए झूठे वादों का मामला भी बड़ा मुद्दा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पड़े पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा। इस बीच 2019 और 2024 के नामांकन पत्रों में दर्ज हेमंत सोरेन की अलग अलग तिथि पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में यह संकल्प भी है हमारा पेपर लीक की पूरी जांच होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। राज्य में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर की देर शाम रांची पहुंचेंगे। 3 नवंबर को भाजपा का संकल्प पत्र जारी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे। उधर कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई अन्य नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाने की योजना है। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने कमान संभाल रखी है। दिवाकर कुमार और सोमेश पटेल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सबसे बड़े पर्व छठ की। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ होने वाली है। इसको लेकर बाजारों में रौनक भी दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए सूप के साथ साथ मिट्टी के चूल्हे की खरीदारी कर रहे हैं। इस व्रत के लिए बिहार की राजधानी पटना में हो रही तैयारियों पर पेश है ये खास रिपोर्ट। बिहार में आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ होने वाली है। इसके बाद खरना, अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ये महापर्व समाप्त होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ को लेकर बिहार के बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोग व्रत के लिए जरूरी सामानों की खरीदारी कर रहे हैं और शहर में छठ को लेकर कई जगह दुकानें सज चुकी हैं। बिहार का छठ पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग खरीदारी के लिए दीपावली के बाद खरीदारी के लिए आए हैं। धीरे धीरे खरीदारी हो रही है। आज थोड़ा बहुत भीड़ है। पटना के वीरचंद पटेल मार्ग पर छठ को लेकर कई अस्थायी दुकानें लगाई गई हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम महिला रुखसाना खातून भी व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही है।
उन्होंने बताया कि विजयदशमी के बाद से वो छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू कर देती हैं। इसमें वो साफ सफाई का खास ध्यान रखती हैं। साथ ही विजयदशमी के बाद मांसाहार का भी त्याग कर देती हैं। इस बार चूल्हा का दाम है 120 रुपया। छठी मैया के लिए हम लोग को दिल में बहुत आस्था है, बहुत प्रेम है कि हम लोग इन लोग को अच्छा मानते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि अच्छे से हिंदू लोग करें पर्व और खुशी से रहें, हम लोग भी खुश रहें। छठ पूजा में बांस की बिनाई किए सूप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बगैर सूप के भगवान सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। सूप में ही फल, ठेकुआ और दूसरी पूजन सामग्रियां रखकर अर्घ्य दिया जाता है। पटना के कई इलाकों में छठ पर्व के लिए सूप का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। इस बार सूप की कीमत 70 रुपए से 100 रुपए के बीच है। मांग के अनुसार कीमतों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि छठ के लिए खरीदारी आने वाले 2 दिनों में और भी तेज हो जाएगी। दुकानदार बताते हैं कि इस बार बिक्री पहले से ज्यादा अच्छी है। बिक्री आज से ही है, गाइडर से बिक्री होना शुरू हो गया है और सूप दोहरा का भी रेट भी है जो है कि है ज़्यादा, 75 है, 90 है। और ये सूप जो है मार्केट में उतना आया नहीं है। सूप जो है कि फिर 13 साल कैसे बिका था, 200 रुपये 150 रुपये सूप बिका था और उसी तरह रहेगा। दूसरी तरफ घाटों पर व्रतियों की सेवा में कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों पर उचित प्रकाश व्यवस्था, राहत टीमों की तैनाती और बैरिकेडिंग जैसे सुरक्षा उपायों को लेकर निर्देश दिए। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाएं और अन्य जरूरी इंतजामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो बिहार में ज़बरदस्त तैयारी चल रही है और तैयारी भारतीय रेलवे ने भी की है। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली गुजर चुकी है और अब छठ पूजा का इंतजार है। तो इस दौरान यात्रा की मांग भी बढ़ जाती है और भारतीय रेल पर इस दौरान खासा दबाव रहता है। यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित और सुविधापूर्वक यात्रा कर सकें, इसको लेकर रेलवे ने इस बार ज़बरदस्त इंतजाम किए हैं। विशेष बात यह भी है कि बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने और उमड़ती हुई यात्री की भीड़ के मुताबिक ही सुविधाओं में भी इजाफा किया गया है। इस बार त्योहारी सीजन में रेल यात्रा के वो दृश्य नदारद हैं जिसमें आपको एक के ऊपर एक चढ़े हुए रेल के हर डिब्बे में ठूस ठूस कर भरे और सुविधाओं व जानकारी के अभाव में भटकते हुए यात्रियों का दिखना बेहद आम था। भीड़ इस बार भी है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित और सुव्यवस्थित है। पिछली बार की 4,500 ट्रेनों की तुलना में भारतीय रेलवे द्वारा इस बार लगभग 7,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यही वजह है कि रेल यात्रियों का सफर पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेलवे ने रिजर्व रैक भी रखे हैं और अधिक भीड़ होने पर इन्हें तत्काल स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जा रहा है। सुविधा सिर्फ अतिरिक्त ट्रेनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों के खान पान की व्यवस्था, स्वच्छ टॉयलेट और मेडिकल सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। आरपीएफ के जवान मुसाफिरों को स्टेशन के बाहर से लाइन लगाकर ट्रेन आने पर बैरिकेड खोलकर उन्हें बर्थ तक ले जाकर बैठा रहे हैं। ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं, ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है। कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। इस दौरान यात्रियों की मेडिकल सुविधा का भी विशेष ख्याल रखा गया है। बाहर जाके फार्मेसी वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें स्टेशन पे ही मिल गई। अच्छी बात है, अच्छे से ये ट्रीट किया, फर्स्ट एड किया, अच्छे से किया। त्योहार में यात्रियों की बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए मुंबई, पुणे और नागपुर डिविजन्स में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सब सुविधा दिया हुआ है सरकार ने, गवर्नमेंट सरकार ने बहुत अच्छा नियम सुविधा दिया हुआ है। पहले पहले से बहुत बेहतर है। बेसिक नीड के जो है ह्यूमन का वो सब तो है, जितना पंडाल है वो सही है। भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खानपान, उपचार, एसी वेटिंग हॉल जैसी व्यवस्थाओं के साथ ही वृद्ध यात्रियों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर ऑनलाइन टिकट लेने के लिए 35 मशीनें लगाई गई हैं।
ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने का तरीका यात्रियों को समझाने के लिए लखनऊ के डीआरएम और अन्य आला अधिकारी खुद जुटे दिखाई दिए। यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम है, ऐसे ही हमारा बनारस, अयोध्या हर जगह है और वहाँ पे रेगुलर राउंड द क्लॉक 3 से 4 जो आरपीएफ के सिपाही हैं जो ट्रेंड हैं प्रॉपर तरीके से, वो उसको मैन करते हैं। खास बात यह है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद पूरे इंतजामों की निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार रात उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। त्योहार के इस सीजन में उमड़ी यात्रियों की भीड़ को जिस तरह से रेलवे ने संभाला है वह संतोषजनक तो है ही, सरकार के सुशासन और सेवा का भी उदाहरण है। मुंबई से शिशिर सेलार, दिल्ली से राजेश राज और लखनऊ ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जी, तो इस इंतज़ाम में बहुत सारे लोगों की भूमिका है और लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के मौके पर अपने गांव जाने वाले मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में आरपीएफ की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आरपीएफ के जवान जनरल बोगी में चढ़ने वाले मुसाफिरों को उनके बर्थ तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। खासकर आरपीएफ की जो महिला कांस्टेबल हैं उनकी भूमिका सर्वोपरि है। तो आरपीएफ की इसी भूमिका पर देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता राजेश राज की ये रिपोर्ट। भारतीय रेल की अनेक सुविधाएं लोगों को पसंद आ रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, आम मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए जो आरपीएफ के जवान हैं वो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि ये एक बैरिकेड बनाया गया है और इसके पार पंडाल है। इस पंडाल के बाद यहाँ पर इन मुसाफिरों को रोक कर इसलिए रखा गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर कोई भगदड़ ना हो। आरपीएफ के लोग यहाँ पर तैनात हैं जो गेट को खोलते हैं और फिर यहीं से मुसाफिर जो है वो अंदर आते हैं। हम बात कराते हैं आपको। देखिए ये आरपीएफ के जवान हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितनी चुनौतियां आ रही हैं और किस तरीके से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। सर ये चुनौतियां हमने पहले आती थी, आज इसको ये जो इंक्लोजर लगाए गए हैं ये रेलवे और आरपीएफ की मदद से 100% हमारा ये सेफ है, कोई स्टैम्पेड नहीं होता इसके कारण और जो जितने भी यात्री हैं बड़े सेफ एंड साउंड जाते हैं। अनवरत कई दिनों से ये इसी तरीके से लोगों को प्रेरित कर रही है, लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही है। कितनी चुनौतियां आ रही हैं सर? 24 तारीख से हमारी ड्यूटी लगी हुई है और चुनौतियां तो सर हम सीखते रहते हैं इन सब से और ये हमारा सर मोटो भी है, सेवा ही संकल्प है। उसी के लिए हमें ये एक मौका मिला है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का, तो हम इसको पूरे मन से कर रहे हैं। छठ का जो त्योहार है कहा जाता है कि लोक आस्था का एक बड़ा महापर्व है। कैसा फील कर रही हैं, कैसा लग रहा है राष्ट्रभक्ति? सर देखिए हमारी जो नौकरी है वो पब्लिक डीलिंग की ही है और ये सारा जो वर्ग है वो एक मजदूर वर्ग है सर, और सब लोग ज़्यादातर जर्नल डिब्बे में यात्रा करने वाले हैं, तो इनके लिए जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं अपनी पूरे मन से कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इनको इनके घरों तक पहुंचा पा रहे हैं। आरपीएफ की भूमिका यहाँ पर खत्म नहीं होती है, बल्कि लाइन लगाकर उन्हें बैरिकेड से बाहर निकालकर ट्रेन की बोगियों तक बिठाना भी मुसाफिरों के लिए एक बड़ा उनके लिए धर्म है। ये लोक आस्था का महापर्व छठ के मौके पर आरपीएफ के जो लोग हैं वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और उत्तर मध्य रेलवे ने छठ के मौके पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अपनी व्यापक तैयारी की है। छठ के मद्देनजर यात्री आसानी से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंच सकें, इसलिए रेलवे लगभग 50 ट्रेन चला रहा है। रेलवे न केवल ट्रेन बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के भी मजबूत इंतजाम किए हैं। छठ और दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए उत्तर मध्य रेलवे बहुत सारी स्पेशल गाड़ियां चला रहा है ताकि हमारे यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। अभी हम लोग लगभग प्रतिदिन 9 से 10 एनसीआर की ओरिजिनेटिंग ट्रेन, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि एनसीआर एक पासिंग रेलवे है, यहाँ से बहुत सारे लोग उत्तर पूर्व की ओर, बिहार की ओर अपने गंतव्य पे जाना चाहते हैं, छठ के पर्व को मनाना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत सारी पासिंग ट्रेन भी चला रहे हैं। तो हमारी लगभग प्रतिदिन 9 से 10 ओरिजिनेटिंग ट्रेन और लगभग 40 प्रतिदिन
पासिंग ट्रेन हो रही हैं। इस तरह लगभग 50 ट्रेनें प्रतिदिन उत्तर मध्य रेलवे चला रहा है विभिन्न गंतव्यों के लिए, ताकि हमारे यात्री सुविधा के साथ अपने घर परिवार के लोगों के साथ त्योहार मना सकें। और अब बात गोवर्धन पूजा की। नई दिल्ली के स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर में अन्नकूट और गोवर्धन पूजा समारोह मनाया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने अपार आस्था और उत्साह के साथ भाग लिया। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज से प्रेरित यह पोषित परंपरा भक्ति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 1600 से भी अधिक स्वामीनारायण मंदिरों और सांस्कृतिक केंद्रों में आयोजित की जाती है। गोवर्धन पूजा उस पौराणिक घटना की याद दिलाती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे बच्चे के रूप में गोकुल के निवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। और वहीं मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोबर के बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया गया। मंदिर के चौक में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया गया और विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजन किया। इसमें राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। विशेष दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने। भगवान के द्वारा अपनी हट करके अपना खाना पीना छोड़ के ये हट की है कि मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की। तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांव वासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ। और उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापर्व पर शनिवार को दोपहर 12:14 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखबा मुखी मठ में कर सकेंगे। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से मां गंगे के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना की गई। उत्सव डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए लाई जाएगी। रविवार को सुबह विधि विधान के साथ मंदिर से डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा है कि इस वर्ष 8 लाख से भी अधिक तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से और उसके बाद लोगों ने निर्वाण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे और 3-4 बजे तक मुखबा पहुंच जाएंगे। शीतकालीन प्रवास के जो दर्शन है मां पतित पावनी गंगा के वो वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। ठंड की दस्तक के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण की दस्तक की शुरुआत हो जाती है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। राजधानी में ऐसी स्थिति लंबे समय से चल रही है, लेकिन आखिर क्या है इसकी वजह और लोगों को इससे कैसे राहत मिल सकती है, इसी को लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अरविंद नौटियाल ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की और उन्होंने बताया कि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण और धूल प्रदूषण के मुख्य कारकों में से एक है। साथ ही इस बार जो दिवाली के बाद कम वायु प्रदूषण रहा, उसका कारण मौसम और तेज हवाएं रहीं।
हमारे साथ मौजूद हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से अरविंद नौटियाल जी। सर, क्या वजह है कि जैसे ही दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती है, ठंड की दस्तक आती है, लेकिन वायु प्रदूषण से उनकी परेशानी बढ़ जाती है? गर्मी ख़त्म होते होते जब बरसात ख़त्म होती है, गर्मी भी अपने ढलान पे होती है, उसके पश्चात ये जो सर्दी का मौसम आता है, ये विशेषकर आपने सही कहा कि ये वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन के दृष्टि से ये थोड़ा सा सेंसिटिव पीरियड हो जाता है। अब इसके मैं अगर एक साइंटिफिक तौर पे कहूँ इसको, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रदूषण की एक्टिविटीज़ कोई मेजर रूप से बढ़ती हैं। कुछ कारण हैं जो सर्दियों में, जैसे पराली जलने के और जो हमारे त्योहारों के दौरान जो फायर क्रैकर्स हैं, उनसे लोड ज़रूर बढ़ता है। लेकिन अगर हम सामान्यतः देखें तो साल भर जो हमारे पास जो पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो कि मानव द्वारा गढ़ी गई क्रियाएं हैं, उनमें जो पोल्यूशन होता है वो एक्टिविटीज़ साल भर करीब करीब कॉमन लोड रहता है। राज्य सरकार की बात करें तो दो बड़े बहाने हमें नज़र आते हैं इस मौसम में। एक तो दिवाली के पटाखे और दूसरा पराली। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण में योगदान देते हैं? निश्चय ही, जैसे मैंने कहा कि हर पॉल्यूटिंग एक्टिविटी, अब ये ज़रूर एक कारण हैं, बट इनका जो एक दायरा है वो बड़ा सीमित है। पराली की जहाँ तक जो समस्या है वो करीब 1.5-2 महीने तक हम देखते हैं। सरकार को और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सारी एजेंसीज, मैं तो कहूँगा सरकार, गैर सरकारी, नागरिकों, सभी को एक सम्मिलित प्रयास है ये। इसमें आप कोई कंपार्टमेंट्स और कोई बाउंड्री नहीं बना सकते। सम्मिलित प्रयासों से के द्वारा ही, और दिल्ली ही नहीं, केवल मैं तो कहूँगा कि दिल्ली, NCR और हम कमीशन में हमारा यही प्रयास रहता है कि सभी के सामूहिक और सम्मिलित प्रयासों को हम एक ऑर्गेनाइज कर पाएँ। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ निशांत राय, DD न्यूज़, दिल्ली। अगली खबर भी दिल्ली से ही। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने पिछले साल बस मार्शल के पदों से हटाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों यानी CDV की दोबारा नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर पत्र लिखा है और उन्हें तत्काल बहाल करने के लिए कहा है। CM आतिशी को लिखे अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर गैर जरूरी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनकी ओर से कोई प्रस्ताव मिला नहीं है। उपराज्यपाल ने 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे अपने पहले पत्र का हवाला देते हुए भी कहा कि उन्होंने 1 नवंबर से CDV की पुनः नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और उनकी दीर्घकालिक सेवाओं के संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा था। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए CDV की सेवाएं लेने का आदेश भी दिया था। एक और बड़ी खबर पूर्णिया से। सांसद पप्पू यादव को जान से मारे जाने की धमकी दिए जाने के बाद पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हाट थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी और इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दिल्ली से महेश पांडेय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुल्म भी कबूल कर लिया है और जिस मोबाइल और सिम का प्रयोग किया गया था उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, UAE का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। आगे की खबरों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा अपने वादों पर खरी उतरी है, तो वहीं कांग्रेस पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हरदीप पुरी ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता अपनी भ्रामक राय सार्वजनिक करने से पहले तथ्यों की जांच तक नहीं करते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कुछ सालों में भारत में रोजगार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। रोजगार दर में लगभग 36% की वृद्धि हुई है।
2016-17 और 2022-23 के बीच लगभग 17 करोड़ नौकरियां पैदा हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे उन्हें ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। कांग्रेस के अर्थशास्त्रियों और नीतियों ने हमें 2014 में 11वें स्थान पर धकेल दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए देश की जीडीपी इसी अवधि के दौरान औसतन 6.5% से भी अधिक की दर से बढ़ी है। रोजगार में सुधार पर जोर डालते हुए हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय श्रम बाजार के आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना करते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि खड़गे इस बात से अनजान हैं कि 2017 से 2023 के बीच श्रमिक जनसंख्या की दर में लगभग 26% की वृद्धि हुई है। और अब बात यूपीआई की रिकॉर्ड तोड़ सफलता की। तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की बड़ी पहल के तहत अब यूपीआई ने अक्टूबर माह में बड़ा रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है। जी हां, अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये जानकारी शुक्रवार को एनपीसीआई द्वारा दी गई। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर की तुलना में अक्टूबर में लेन देन की संख्या में 10% और मूल्य में 14% की वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर में दैनिक यूपीआई लेन देन की संख्या 535 मिलियन रही। इस दौरान औसत लेन देन की वैल्यू 75,801 करोड़ रुपए प्रतिदिन रही, जबकि सितंबर में औसत दैनिक लेन देन की संख्या 501 मिलियन और मूल्य 68,800 करोड़ रुपए थी। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत में डिजिटल लेन देन इस तरह से बढ़ रहा है। फिलहाल उपभोक्ता व्यय का 60% मार्च 2024 तक कैश में ही खर्च किया जाता है। भारत में डिजिटल भुगतान का चलन तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2021 में उपभोक्ता व्यय में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी 14 से 19% थी, जो कि अब बढ़कर 40 से 48% तक हो गई है। यूपीआई आधारित लेन देन की संख्या इस वर्ष की पहली छमाही अप्रैल से सितंबर में 52% बढ़कर 78.97 अरब हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 51.9 अरब थी। वहीं इस वर्ष के पहले 6 महीनों में यूपीआई लेन देन का मूल्य 40% बढ़कर 83.16 लाख करोड़ रुपए से 116.63 लाख करोड़ रुपए हो गई है। एक और बड़ी खबर, 1984 में हुए सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने शनिवार को एक वीडियो सीरीज लॉन्च की, जिसमें दंगे से जुड़े तमाम पहलुओं, पीड़ित परिवारों के दर्द और न्याय के संघर्ष की तस्वीर को सामने रखा। इस वीडियो के जरिए इस बात को सामने रखा गया कि भले ही सिख दंगे को 40 साल बीत चुके हों, लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो न्याय की तलाश में हैं। 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी पर शनिवार को नई दिल्ली में दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिख दंगों की जांच के लिए कमीशन तो जरूर बने, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल सका। इस मौके पर उन्होंने दंगा पीड़ित परिवार के सदस्यों के दर्द और न्याय के लिए संघर्ष के 40 वर्ष पर एक वीडियो सीरीज भी जारी की। ये 40 साल की स्ट्रगल, उसके ऊपर हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है। ये पूरी की पूरी लड़ाई एक तरह से डॉक्यूमेंट करके रख दी जाए, क्योंकि ये हमेशा के लिए एक तरह का रिकॉर्ड बन जाए, ये कोशिश की गई है। इस बीच दंगा पीड़ितों ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि आज भी उनके लिए न्याय एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ है दिल्ली में, कोई मामूली बात नहीं है। जो बसों में, ट्रेनों में, सबों में, हमारे घर की तो हम बोल देते हैं, जो बसों में, ट्रेनों में 5000 सिखों का कत्लेआम हुआ, 2 जनों को फांसी लगा, या सजा देने से हमें इंसाफ नहीं मिलता। अभी तक एक को भी फांसी नहीं हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एच.एस. फुल्का पिछले 4 दशकों से 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन दंगों के तमाम दोषियों को कानून की सलाखों के पीछे लाकर दंगा पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाया जा सके। नई दिल्ली से गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे अमेरिका में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव की।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस कांटे की टक्कर में हैं। दोनों नेता मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को नकारात्मक प्रचार के जरिए कमतर दिखाने में लगे हुए हैं। इसी के मद्देनजर डीडी न्यूज़ संवाददाता अमृतपाल सिंह ने पेंसिल्वेनिया में आने वाले चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को लेकर ये जायजा लिया है। दोनों ही कैंडिडेट्स ने अपनी कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार इंटेंसिफाई कर दिया है, खास करके स्विंग स्टेट्स में। मैं एक छोटा सा शहर कॉलेजविल अपस्टेट पेंसिल्वेनिया में हूं। पेंसिल्वेनिया एक स्विंग स्टेट है। आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह का मुकाबला है, मैं इस शहर में आया हूं जहां एक वर्चुअल प्लैकार्ड वॉर छिड़ गई है। अगर इस प्लैकार्ड को देखें, ट्रंप सिक्योर बॉर्डर, कमला ओपन बॉर्डर, ट्रंप लो प्राइसेस, कमला हाई प्राइसेस, ट्रंप सेफ्टी, कमला क्राइम। तो इस तरह के प्लैकार्ड्स दोनों ही साइड्स पर, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की साइड पर। अब अगर डेमोक्रेट्स के प्लैकार्ड्स देखें तो हैरिस वॉल्स फॉर ट्रूथ, होप एंड यूनिटी, इस तरह के प्लैकार्ड्स पब्लिक प्लेसेस पर, लोगों के अपने पर्सनल स्पेसेस पर, घरों के लॉन्स पर लगे हुए हैं। इनफैक्ट दोनों वोटर्स एक दूसरे पे तोहमत और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरा वोटर बेस वैंडलिज्म कर रहा है, उनके प्लैकार्ड्स उखाड़ रहा है। यहाँ पेंसिल्वेनिया में इस वक्त मुकाबला काफ़ी नज़दीकी है। 50-50 परसेंटेज पॉइंट्स पर दोनों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आके अटक गए हैं। इनफैक्ट अपने वोटर बेस को लुभाने के अलावा वो दूसरे के वोटर बेस में सेंध लगा रहे हैं। इस प्लैकार्ड को देखिए, मैं काफ़ी हैरान हुआ था जब इसको देखा। ये कह रहा है रिपब्लिकन्स फॉर हैरिस वॉल्स, कमला हैरिस डेमोक्रेट हैं। This has been the worst 4 years I've ever seen. Gross incompetence, but total failure, disaster under Kamala Harris. Nobody knows I say all the time, if you say Harris, nobody knows who the heck we're talking about, right? One of the most consequential elections of our lifetime, and we have work to do, but we like hard work. तो क्लियरली वो रिपब्लिकन वोटर्स को वू कर रही हैं। एक दूसरे के वोटर बेस में सेंध लगाना ये क्लियरली दिखाता है, दर्शाता है कि इस बार लड़ाई कितनी नज़दीकी है, कितनी करीबी है। टक्कर, कांटे की टक्कर है और स्विंग स्टेट्स ये तय कर सकती हैं कि अगले 4 साल के लिए ओवल ऑफिस में कौन बैठेगा। I think that it's very heated. Both sides are kind of like either scared or they hate each other. The individuals that's running right now should bring more of unity instead of division. With the false narratives that's being pursued on both parties, Republican and Democratic, they're not bringing a unity. The Democrats are very concerned that their base might not come out. Hardcore Republicans are charged up, but there's a big question of whether or not Donald Trump is going to get the votes that he needs as well. कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, कॉलेजविल, अपस्टेट पेंसिल्वेनिया। लौटते हैं अपने देश की खबरों की तरफ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कावेरी मीट्स गंगा अमृत परंपरा नामक विशेष सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। सीसीआरटी परिसर में 2 से लेकर 5 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में देश की सांस्कृतिक क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ और एकीकृत भारत के उनके दृष्टिकोण का जश्न मनाते हुए यह महोत्सव उत्तर और दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संगम को उजागर करेगा। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि संस्कृति और परंपरा को संरक्षित और बढ़ावा देने पर हमें गर्व होना चाहिए। This is a reminder of the diversity which is the hallmark of our civilization. It is equally a demonstration of the unity which has been the underlying basis for pluralism to express itself. In an era where globalization seeks to promote a global monoculture, it is essential we take pride in the preservation and promotion of our culture, heritage and traditions. After all, these are very expressions of our identity. However, if we wish to leave a stronger imprint on global consciousness, it is necessary we ourselves develop a deep national appreciation of its many manifestations. Our gathering today is a laudable endeavor in that regard.
और विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां टीम MEA और टीम US एम्बेसी के बीच डिप्लोमेटिक कप 2024 का फाइनल खेला गया। तो एस जयशंकर ने दोनों टीमों से मुलाकात की और उनको अपनी शुभकामनाएं दी। क्रिकेट की ही खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए हैं और इस तरह से न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त मिल चुकी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।